नमस्कार, टोटल हेल्थ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजीव उपाध्याय। नमस्कार, मैं हूं किरण भारद्वाज। अगर हम बात करें स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य को लेकर जब भी बात होती है तो अक्सर ये कहा जाता है कि बीमारियां अगर दूर करनी है तो ऐसे दूर नहीं होंगी कि जिसमें आप अस्पताल ज़्यादा बनाएं, और दूसरी तरफ स्वास्थ्य आपको तभी मिलेगा जब आप ज़्यादा औषधियां खाना शुरू कर दें। असल में स्वस्थ रहने का एक सूत्र जो हमने पूरी दुनिया को दिया, उससे हम विमुख रहे हैं। बात कर रहे हैं योग की। योग दुनिया भर में घूमा और उसके बाद जब भारत में फिर से इसके बारे में बात होती है तो कहते हैं कि योगा बहुत अच्छा है। खैर, वो भी एक बात है, लेकिन योग की अगर हम बात करें, योग प्राचीन काल से ही भारत में विद्यमान है। हमारे वेदों पुराणों में योग का जिक्र भी है और योग के बारे में विस्तार से बताया भी गया है। लेकिन कभी कभी लगता है कि स्वस्थ रहने के लिए हम न जाने क्या क्या प्रयत्न करते हैं। हमारी हालत उस व्यक्ति की तरह लगती है कि जिसके पास फलों का बागीचा हो, लेकिन वो अपने बाग के फल न खाकर बाजार से फल खरीदे। आज बहुत जरूरी है ये समझने की बात कि योग का हमारे जीवन में जो स्थान है उसे स्थापित किया जाए और समझा जाए कि आज के दौर में हम अपने मन को, शरीर को किस प्रकार स्वस्थ रख सकते हैं योग के माध्यम से। अगले सप्ताह हम सब जानते हैं विश्व योग दिवस मनाया जाएगा। आज टोटल हेल्थ में हमने आयोजन किया है योगाचार्यों के साथ, योग के विद्वानों के साथ, कि बहुत जरूरी है आज ये समझना कि योग क्यों आवश्यक है हमारे लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए। क्योंकि जब भी बात आती है योग की तो सभी लोगों की इसे लेकर अलग अलग धारणा है। कुछ लोग योग को सिर्फ व्यायाम समझते हैं तो कुछ समझते हैं कि ये ध्यान है। लेकिन दरअसल योग क्या है, हमारे लिए कितना ज़रूरी है और हमारे जीवन में इसका महत्व क्या है, आइए जानते हैं। आजकल की हमारी जीवन शैली ऐसी हो गई है जिसकी वजह से सभी में कई तरह की बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है। हर आयु वर्ग के लोगों में बीमारियों की संभावना बढ़ गई है। ऐसे में बीमारियों से बचाव कैसे हो और स्वस्थ कैसे रहा जाए, ये एक बड़ा प्रश्न है। अपनी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने और रोग से दूर रहने के लिए योग एक अच्छा विकल्प है। योग एक प्राचीन भारतीय पद्धति है जिसे अपनाकर शारीरिक और मानसिक समस्याओं से बचा जा सकता है। योग वैदिक दर्शन शास्त्र की 6 चिकित्सा पद्धतियों में से एक है। इसके 8 तरीके बताए गए हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान और समाधि, जिन्हें अष्टांग योग कहते हैं। योग शरीर और मन को संयुक्त कर चेतना की अवस्था प्राप्त करने की प्रक्रिया है। खुद को बीमारियों से बचाने और स्वस्थ जीवन जीने के लिए योग जरूरी है। टोटल हेल्थ, डीडी न्यूज। योग के लिए बहुत जरूरी है कि सिर्फ मन में योग करने की भावना आनी चाहिए। इसके लिए सबसे अच्छी बात यह है, ना तो कोई बहुत लंबी चौड़ी फीस कहीं जमा करनी होती है, बस आपको चाहिए होता है कि अच्छा योग प्रशिक्षक जो आपको बता सके कि योग करना है। धन भी ज़्यादा नहीं लगता, तन और मन दोनों को स्वस्थ रखने का साधन है योग। आज बहुत विस्तार से हम टोटल हेल्थ में चर्चा करने जा रहे हैं कि योग स्वास्थ्य के लिए क्यों आवश्यक है। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में खास विशेषज्ञ मौजूद हैं जो खास तौर पर योग की महत्व, इसकी भूमिका और किस तरीके से किया जाए, साथ ही योग करते वक्त क्या सावधानियां रखनी हैं, इन तमाम बारे में बात करेंगे। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं स्वामी अनंत भारती। आप निदेशक हैं स्वामी केशवानंद योग इंस्टीट्यूट से। डॉक्टर मंटू साहा, साइंटिस्ट ई, हेड एक्सरसाइज फिजियोलॉजी एंड योग लैब, डिपास, DRDO। और हमारे साथ हैं
डॉक्टर गणेश दत्त शर्मा, हेड पतंजलि विश्वविद्यालय हरिद्वार। और योगासन किस तरह से किए जा सकते हैं ये हमें बताने के लिए हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं योगाचार्य राजेश कुमार जी। तो आइए, योग यानी हमारा ही प्राचीन ज्ञान, जिससे हम थोड़े से विमुख हैं, हमारी जानकारी लगता है कि आज के दौर में ज़रा कम है, उसी को समझने की कोशिश करते हैं। स्वामी अनंत भारती, सबसे पहले हम आपसे ही चर्चा की शुरुआत करते हैं। योग अगर हम समझना चाहें, अमूमन लोग ये समझते हैं कि योग का अर्थ है सिर्फ योगासन। योग क्या है? योग का अर्थ है अपनी चित्त की वृत्तियाँ अर्थात सत्य ज्ञान, असत्य ज्ञान, काल्पनिक ज्ञान, निद्रा और स्मरण, इनको पूरी तरह से स्थिर कर लेना। किंतु इस स्थिरता के लिए कई साधनाएं आवश्यक होती हैं जिनकी चर्चा की गई है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि जी। इनमें मन की एकाग्रता के लिए सबसे पहले आवश्यक है लोभ, मोह और क्रोध का त्याग जी। क्योंकि लोभ के कारण ही हिंसा की प्रवृत्ति होती है, लोभ के कारण ही, मोह के कारण भी हिंसा की होती है, धोखा देने की प्रवृत्ति होती है, उसी के कारण चोरी करने की प्रवृत्ति होती है, भोग में प्रवृत्ति होती है, संग्रह में प्रवृत्ति होती है। और यदि इनमें बाधा पड़ती है तो क्रोध आता है। जब तक इन पर नियंत्रण नहीं किया जाएगा, लोभ, मोह, क्रोध पर, तब तक योग की साधना नहीं चल सकती है। इसीलिए सबसे पहले 8 अंगों में यमों की चर्चा की गई है। जी डॉक्टर शर्मा, आपसे ये समझना चाहेंगे कि जब योग की बात आती है, हालांकि कई वर्षों से और सदियों से इसका प्रयोग हो रहा है, आजकल की अगर जीवन शैली देखें तो जब लोगों से बात होती है कि योग किया जाए तो उनकी छोटी छोटी समस्याएं उन्हें लगती हैं कि योग करने में हो रही है। शायद समय का अभाव की बात करें या फिर कैसे करना है इसकी सही या पूर्ण जानकारी नहीं है। अकेले क्या कर पाएंगे, कौन सा सही समय है, अगर सुबह समय नहीं है तो क्या शाम को भी किया जा सकता है। ये जो तमाम बातें हैं, क्या आपको लगता है कि इनको किसी तरह से बेहतर ढंग से पिरोया जाए जिससे आजकल की जीवन शैली में भी योग का वही महत्व हो और कोई भी व्यक्ति जो इसे करना चाहता है वो इसे आसानी से कर सके? किरण जी, इस बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि योग करने के लिए किसी साधन की आवश्यकता नहीं है, ना ही कोई विशेष हमें किसी उपकरण की आवश्यकता है। जी। आवश्यकता है तो सिर्फ अपने जीवन से कुछ मूल्य क्षण चुरा करके हम उसको अपने लिए समर्पित करें। और उस अपने लिए समर्पण की भावना जब व्यक्ति के अंदर पैदा हो जाती है तो इसके लिए समय की कोई कमी नहीं रहती है उसके सामने। इसलिए आजकल की दौड़ भाग की ज़िंदगी के अंदर अगर हम बैठे बैठे जहाँ भी हमें कोई समय लगे वहाँ हम गहन श्वसन प्रक्रियाएं कर सकते हैं। छोटे मोटे अपने जो जॉइंट्स होते हैं, जो हमारे जोड़ हैं, चाहे वो भुजाओं के जोड़ हैं, चाहे टांगों के जोड़ हैं, चाहे कंधों के जोड़ हैं, चाहे हमारी गर्दन है, उसको भी हम इधर उधर घुमा लें कुछ देर के लिए, तो उससे भी हम जो है वो योग की प्रक्रियाओं में अपने आप को सम्मिलित कर सकते हैं। जी। और ये ज़रूरी नहीं कि हमें कोई सामने बैठ करके किसी पुस्तक का अध्ययन करना होगा या बहुत ज़्यादा अभ्यास करने की आवश्यकता है। जी। या कई लोगों को लगता है मेरी उम्र इतनी हो गई, मैं अभी छोटा हूँ, मैं अब 60 वर्ष का हो गया हूँ, मैं योग नहीं कर सकता हूँ। योग तो स्वयं से जुड़ने की एक प्रक्रिया है। जी, ये प्रक्रिया को किस तरह से आगे बढ़ाएं डॉक्टर शर्मा, आपसे ज़रूर हम ये समझेंगे पूरे कार्यक्रम में। हाँ। लेकिन उससे पहले डॉक्टर साहब, ये जो बात आती है कि किसी व्यक्ति ने सिर्फ एक व्यायाम किया, एक्सरसाइज की और योग किया, क्या फ़र्क आप मानते हैं इसका जो साइंटिफिक कनेक्शन है कि अगर सिर्फ योग कर रहा है और सिर्फ व्यायाम कर रहा है, क्या फ़र्क होगा या कितना बेहतर हो जाएगा वो? Jog leads to energy development, and exercise and vigorous physical activity leads to fatigue. So here, if we do yoga, then we can generate our energy in the body and we can perform better through mental and physical well-being.
and it is the oldest known ancient Indian treasure of science, philosophy, culture in a combined way, giving benefit of the health and spiritual activity. So mainly if we think about our soldiers, those are fit, but those who stays in the confined weather environment in extreme climatic condition, maybe in the glacier, maybe in the Siachen, maybe in the desert, maybe in the jungle. So for the benefit of their social isolation and to fit their body for the vigilance duty and combat fitness, yoga is the very good way of giving them the fitness at their combat fitness. So the process we have developed last 30 years by doing yoga, online and real-time evaluation of their postures and giving them the fitness at the high altitude area and at the desert condition and the confined environment, weather environment. Right. जी स्वामी अनंत भारती, आपने जो योग की परिभाषा बताई शुरू में कार्यक्रम के, उसको सुनकर ये लग रहा था कि ये साधारण मनुष्यों के लिए ये सब करना बड़ा कठिन है, तो वो तो योगासन करके ही रह जाते हैं। क्योंकि अब बात करें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, तो लगता है कि भाग दौड़ की जिंदगी में, आज की जिंदगी में फिर लगता है कि योग सबके लिए तो ठीक मतलब संभव नहीं होगा करना, व्यवहारिक नहीं होगा, तो बात सिर्फ योगासन और प्राणायाम तक रह जाती है। क्या कहना चाहेंगे? आपके इस भवन में 8 वो हैं पोर्शंस जी क्रमशः सीढ़ी से व्यक्ति चढ़ता है तो धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है। जी मूल रूप से तो योग में आसन का अर्थ है जहाँ स्थिरता हो और किसी प्रकार का कष्ट न हो। योग और व्यायाम में बड़ा अंतर है। व्यायाम बार बार किया जाता है, योग कितनी देर तक एक ही स्थिति में बिना कष्ट के रह सकते हैं वो किया जा सकता है। और जब इसमें लगेंगे मानसिक साधना के लिए तो यम और नियम है, लेकिन शारीरिक साधना की पहली सीढ़ी आसन है। बिना आसनों के न तो प्राणायाम किया जा सकता है, न धारणा ध्यान समाधि की ओर बढ़ा जा सकता है। इसलिए आसनों का अभ्यास है और इसीलिए उसकी परिभाषा दी गई है स्थिर सुखम आसनम। स्थिरता हो, कोई भी पीड़ा न हो, तो वह आसन की स्थिति है। तभी प्राणायाम के लिए भी स्थिर रह सकते हैं और किसी भी क्रिया के लिए स्थिर रह सकते हैं। इन आसनों के द्वारा पूर्ण स्वास्थ्य व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। यदि मैं कहना चाहूं कि प्रायः वृद्ध लोग अपने पैर दबाते हैं जी, क्योंकि वहाँ सेल्स में, मसल्स में कार्बन डाइऑक्साइड जमा है। दबा देने से वहाँ का कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और पीड़ा कम होती है। 25 बार दबाया गया तो 25 बार स्वस्थ रक्त आता है। इसी प्रकार किसी भी आसन से जब आप किसी भी अंग पर दबाव पड़ता है तो वह अंग पूर्ण स्वस्थ होता है। इसीलिए मयूर आसन, जिसमें पेट की नाभि पर हाथ रख करके मयूरासन किया जाता है, उसको मृत्यु मातंग केसरी कहा है, क्योंकि संपूर्ण शरीर की व्यवस्था पाचन संस्थान से चलती है और वो पेट में ही अग्न्याशय है, तो मयूरासन से उसी पर दबाव पड़ता है तो पूर्ण स्वास्थ्य होता है। तो इस प्रकार पूर्ण स्वास्थ्य के लिए पहली सीढ़ी आसन है और जब उससे आगे बढ़ेंगे तो फिर और अन्य प्रकार के स्वास्थ्य, सामाजिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, ये सब आएंगे। जी डॉक्टर मंटू साहा, ये जो बात अभी स्वामी जी ने रखी, कार्बन डाइऑक्साइड का शरीर में जमा होना और उसका निकल जाना, उसके बाद आराम मिलना, ये बड़ी वैज्ञानिक बातें हैं। हमारे प्राचीन ज्ञान के साथ बहुत से लोग अक्सर हमने देखा तर्क करते हुए जब ये कहते हैं कि ये प्राचीन ज्ञान है लेकिन वैज्ञानिक भी है कि नहीं, तो योग और विज्ञान जो अभी बात आपने रखी थी, ये कितने जुड़े हुए हैं और कितना वैज्ञानिक है योग, ये थोड़ा सा जरा बताएं हम सबको। योग जो है वो अगर हमने ट्रेडिशनल वे में उसको करेंगे तो देन वी हैव टू नो द रियल टाइम मेजरमेंट ऑफ द पैरामीटर्स, व्हाट इज गोइंग ऑन विद द बॉडी। ओके, so the recording of their oxygen consumption, what Swamiji has just now told, and their carbon dioxide output, their lung function, their antioxidant system, and their other parameters also, it is to be monitored in regularly in a phase by phase. So the asan which is fit for in our daily
may not be fit for at the 15,000 meter. So in that way we have to standardize the yoga for in a scientific manner for them who are staying at high altitude or at the desert condition. तो दर्शकों को हम ये बताना चाहेंगे जो आप ये कह रहे हैं कि जगह, स्थान और परिस्थिति के हिसाब से हाँ। योगासन की जो क्रियाएं हैं उनको भी बदलना पड़ता है और बदलनी चाहिए, और योग में ये सब मौजूद है। Yes. बहुत वैज्ञानिक आधार है Yes, इसका। yes. अच्छा, Like the thing is that कि when we do Salvasan and Bhujangasan, BP, online BP, real time BP, that clipping is available, it can be available with here. जी That real time BP, heart rate and other parameters shoots up to more than 150. So in high altitude area also, in our glacier where the oxygen density in the air is very less, and due to hypoxic they are always going on hyperventilation and more ventilation, and their SaO2 saturation of the blood oxygen is very less. So there we have standardized the yoga like the pranayama. It is not a continuous, it will be 30 seconds. That package we have developed over here, and our thousands of soldiers are practicing on our packages. So the pranayama like asana means they have to do in a very slow way, and they have to do with a pause of the savasana, and after that they have to do the pranayama in a very quiet and slower way, because their heart rate and other parameters should not go off in the high altitude area with the adverse climatic condition. डॉक्टर साहा, जिन कंडीशंस की आप बात कर रहे हैं, कैन यू जस्ट नेम वन, गिव एन एग्जांपल ऑफ वन आसन जो कि हम चाहेंगे राजेश जी उसे करके भी दिखाएं, तो किस तरीके से आपने मॉडिफाई किया है, या जो पर्सनल्स वहां पर रहते हैं वो करते हैं, तो किस तरह का बदलाव आप उसमें करते हैं, ये थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर दें। अच्छा, आप अनुलोम विलोम प्राणायाम जो है वो बहुत धीरे से आप कीजिए, 30 सेकंड धीरे से करना है इसको। धीरे से करना अच्छा, है, ये 30 बुनियादी फर्क जो डॉक्टर साहब आप जो बता रहे हैं हमारे दर्शकों के लिए, वो ये कि जहाँ ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं, जहाँ ऑक्सीजन कम है और वहां पर ऐसे आसन, आपने शलभासन और भुजंगासन का नाम लिया, जिससे ब्लड प्रेशर और हृदय गति बढ़ जाती है। वो नहीं करना है, वो नहीं करना है, और ये ध्यान रखना है खासकर उन क्षेत्रों में जहां ऊंचाई पहाड़ी इलाके हैं, जहां पर मैदानों में से लोग करते ही हैं। क्योंकि हमारा जो फौजी भाई है वो लोगों ने उधर एक लॉट ऑफ AMS एक्यूट माउंटेन सिकनेस में गुजरता है, ठीक है, तो दे आर हैविंग लैक ऑफ स्लीप, लैक ऑफ एपेटाइट एंड लोनलीनेस, सोशल आइसोलेशन, इंडाइजेशन, लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स आर देयर ड्यूरिंग देयर इनिशियल इंडक्शन टू हाई एल्टीट्यूड एरिया। तो राजेश कुमार जी जो अभी अनुलोम विलोम कर रहे हैं, आपने इनको कहा है कि धीरे से करने के लिए, क्योंकि इफ ही अगर इन्होंने नॉर्मल प्रक्रिया से करेंगे तो इसका अदर पैरामीटर राइज हो जाएंगे, जो क्योंकि एडवर्स एट द हाई एल्टीट्यूड कंडीशन। तो इस तरह की जो कंडीशंस हैं उसमें खास तौर पर ये ध्यान रखना है कि वहाँ के हिसाब से किस तरह की मॉडिफिकेशंस किए जा सकते हैं योग में। डॉक्टर शर्मा, अभी जो एक बात आई थी कि लोगों को ये लगता है कि अब तो मेरी उम्र काफ़ी ज़्यादा हो गई, तो क्या मैं योग शुरू कर सकता हूँ, या फिर किस उम्र से इसको शुरू करना या आरंभ करना उचित होगा, तो कौन व्यक्ति योग कर सकते हैं, और एक आइडियलिस्टिक सिचुएशन में अगर देखा जाए कब से योग शुरू करना चाहिए, और अगर नहीं किया है किसी ने उस समय शुरू, तो कब से शुरू करें और कैसे करें? बहुत बढ़िया आपने अपना एक विचार रखा। दुनिया के जितने भी मत हैं, जितनी भी विचारधाराएं हैं जी, उनका एक पक्ष है, उनका एक विचार है, उनकी एक मान्यता है कि ईश्वर की तरफ से मानव जीवन एक अति उत्तम भेंट है। अगर ये अति उत्तम भेंट है, इफ इट इज ए सुप्रीम गिफ्ट गिवन टू अस बाय द गॉड, देन वी शुड रेस्पेक्ट इट एंड ऑनर इट। जहाँ तक संबंध है कि किस उम्र से इसको प्रारंभ करना चाहिए, तो ये भी ईश्वर की एक अनुपम भेंट है। जैसे ही शिशु पैदा होता है वो अनेक प्रकार की क्रियाएं स्वयं ही करने लग पड़ता है जी। तो योग तो उसको वो ईश्वरीय प्रदत्त एक भेंट है। लेकिन जैसे जैसे हम समाज का एक हिस्सा बनते जाते हैं, हमारी उम्र बढ़ने लगती है, तो जब तक हमारा शरीर एक विकास के मार्ग के ऊपर आगे बढ़ रहा है, तो ज़्यादा छेड़खानी उससे नहीं करनी चाहिए। उसमें कोई बहुत मुश्किल या कठिन अभ्यास नहीं होना चाहिए, एक बहुत संतुलित और आसान अभ्यास ही होना चाहिए जी, सरल अभ्यास होना चाहिए। लेकिन जब शैशव काल में हम प्रवेश कर जाते हैं और
शैशव काल के बाद जब किशोर अवस्था आती है, दैट इज़ द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट विद द ट्रेडिशनल टेक्निक्स ऑफ योग। जहाँ तक संबंध है कि किस उम्र तक इसको करना चाहिए, हमारे ग्रंथों में लिखा है, जिन ऋषियों के दीर्घजीवी हुए जी। उन्होंने तो 400 वर्ष की उम्र में भी योग किया, 500 वर्ष की उम्र में भी योग किए, और ये जीवन तो जब तक योगमय नहीं होगा तब तक योग की अवस्था हमको प्राप्त नहीं हो सकती। जी जी। अब एक बात आई थी अभी आसन की। आसन का अगर सरल भाषा में स्पष्टीकरण देना चाहूँ तो मैं ये कहना चाहूँगा और आपके माध्यम से लोगों को भी बताना चाहूँगा, दर्शकों को भी बताना चाहूँगा कि आसन कोई मुश्किल प्रक्रिया नहीं है। आसन का अगर सरल ढंग से एक्सप्लेनेशन किया जाए तो आसन योग की वो विधा है जो हमारे शरीर की परिस्थिति इस समय चल रही है उसको और ज़्यादा आसान बना देना ही आसन का मुख्य लक्ष्य है। इसलिए योग अपने आप में हमारे शारीरिक विकास के साथ साथ हमारा मानसिक विकास भी करता है। ध्यान की प्रक्रियाएं, कई लोग कहते हैं शैशव काल में, शैशव काल तो नहीं मैं कहूँगा, युवावस्था में कहते हैं ध्यान से हमने क्या लेना देना है जी। ये तो जब बुढ़ापे में जाएंगे तब करेंगे, तब सोचेंगे इसके बारे में। लेकिन ये भी ईश्वर द्वारा हमारे लिए एक अनुपम भेंट दी गई है। हम कोई भी कार्य दैनिक जीवन में बिना ध्यान के कर ही नहीं सकते हैं। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। दुनिया में आज तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ, चाहे वो अवतारी ही पुरुष क्यों नहीं था, जब उसको छींक आई होगी, छींक का जब दबाव अंदर बना होगा और जब उसने सहज तरीके से छींक मारी होगी तो उसकी आंख खुली रही होगी। आंख कभी खुली नहीं रही होगी, आंख तो अपने आप ही बंद हुई होगी, उसका उसने अभ्यास नहीं किया। लेकिन वो अभ्यास शरीर के अंदर जो हमारे रहस्यमय तरीके से जो शक्तियाँ भरी पड़ी हैं, जो प्रतिभाएं और आकांक्षाएं और भावनाएं या संभावनाएं जो भरी पड़ी हैं, उसके द्वारा ही ये सारे कार्यशीलता जो है वो चल रही है। जी। तो और हमारे इसलिए पास जी। आप योग को किसी भी अवस्था में कर सकते हैं। हाँ, जब तक विकसित शरीर पूर्ण ना हो जाए तो जो कठिन क्रियाएं हैं उनको नहीं करना चाहिए। जी जी। और हमारे पास हमारे बहुत से दर्शकों के ईमेल्स पहुंच गए हैं। वो क्या हैं उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तरह तरह के हैं, कुछ मानसिक तनाव को दूर करने के लिए और कुछ कमर के दर्द के लिए भी हैं, उस पर भी चर्चा होगी। उससे पहले हमारे एक दर्शक हैं, फारूक साहब हैं श्रीनगर से। बहुत स्वागत फारूक साहब आपका, क्या जानना चाहते हैं? हेलो, नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले मैं अपनी तरफ से टोटल हेल्थ और प्रोग्राम के जितने भी श्रोता है जो याद दिख रहे हैं और जो हमारे मेहमान हैं, इन सबको मुबारकबाद, क्योंकि बहुत ही अच्छी कोशिश है। घर बैठे बैठे हमें ऐसा क्लिनिक मिल गया है कि हमें कहीं और जाना नहीं पड़ती है। आपका बहुत धन्यवाद फारूक साहब। जी जी सर, मैं योग के बारे में ये कहना चाहता हूँ कि सर हमारे यहाँ कश्मीर में योग की ज्यादा अहमियत नहीं समझते हैं लोग, क्योंकि लोग तरफ अभी माइल हुए हैं। लेकिन मैं ये थोड़ा बहुत जानना चाहता हूँ कि योग क्या है और इससे हम किस किस तरीके से किन किन बीमारियों पे काबू पा सकते हैं। पहला तो ये मेरा प्रश्न है। और दूसरा ये कि कुछ लोगों का मानना है कि अगर खुदा न खास्ते किसी को हार्ट डिजीज है तो योग के जरिए से उसको कम किया जा सकता है, तो इसको हम काबू में रख सकते हैं। और मैं ये कह रहा कि हमारे कश्मीर में सर्दी ज्यादा होती है, तो हम योग के जरिए से किस तरह अपने जो हमारा बिल्कुल शरीर है, इस शरीर को हम किस तरह मतलब गर्म रख सकते हैं और किस तरह हम अपने आप को एक अच्छे मूड में रख सकते हैं योग के जरिए से। और साथ ही मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ कश्मीर में इसका कोई अभी खास प्रबंध नहीं किया गया है, तो हम किस तरह यहाँ पे इस योग को डेवलप कर सकते हैं और हमें पहले क्या करना चाहिए, क्योंकि हम सुबह सवेरे उठते हैं और खाली पेट हम थोड़ी बहुत वर्जिश करते हैं, क्योंकि अभी पता नहीं योग क्या है, सिर्फ टीवी पे देखते हैं, कभी कभी उसी तरीके से कोशिश करते हैं हम योग करने की। लेकिन बाबा रामदेव जी और जो भी लोग इस योग की तरफ लोगों को माइल जिन्होंने किया है, हम चाहते हैं कि हम भी उसी तरह अपने आप को इस फील्ड में आगे डालें। मैं यही कहना। ठीक फारूक साहब जी, बहुत अच्छी बात है। वो जानना चाह रहे हैं स्वामी अनंत भारती, वो ये जानना चाह रहे हैं योग करने का, योगासन करने का सही तरीका क्या है, क्या पद्धति होनी चाहिए उसे करने की, जरा उस विषय में हमें बता दीजिए और जो व्यवहारिक भी हो, हम सब कर सकें घरों में अपने। आसनों की संख्या बहुत है जी।
प्रारंभ जैसे विद्यार्थी वर्णमाला से प्रारंभ करता है, प्रत्येक कक्षा में बढ़ता हुआ पीएचडी और डीलिट करता है, ठीक इसी प्रकार सहज आसन से प्रारंभ करना चाहिए। जैसे कोई रोग है तो उस रोग की दृष्टि से यदि करना है तो प्रायः वही आसन करना चाहिए जिससे उस रोग पर प्रभाव पड़े। जी। मैं अपने जीवन का एक उदाहरण दूं। जी। मेरा जन्म 1927 में हुआ है। 1978 में मुझे एक रोग हुआ, बिस्तर पर लेटने के बाद चक्कर आते थे, चलने फिरने में नहीं। इलाहाबाद के मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने तमाम जांच की, कारण नहीं बता सके, वो टेबलेट लिखते थे, मैंने प्रयोग नहीं करना चाहा। मैंने होम्योपैथी की पुस्तक में खोजना चाहा तो वहाँ जो दवा निकली वहाँ दिया था मस्तिष्क में रक्त प्रवाह की कमी। मैंने पिताजी से नकल में आसन सीखे थे, करता नहीं था, विश्वास नहीं था, पर 27 के बाद 78 में मेरी उम्र 51 वर्ष की तो हो चुकी होगी। जी। मैंने सोचा सिर में रक्त प्रवाह के लिए यह आवश्यक है कि रीढ़ की हड्डी और गले के अंदर मुख्य रूप से दबाव कहीं होगा तो मत्स्येंद्र आसन उपयुक्त हो सकता है। बहुत कठिन आसन है, पर अर्ध मत्स्येंद्र तो उस समय भी हो सका और मैंने अर्ध मत्स्येंद्र प्रारंभ किया, कुछ दिनों में मत्स्येंद्र भी, और थोड़े ही दिनों में वह मेरा कष्ट लगभग 1 महीने में सदा के लिए दूर हो गया। तब मेरी आसनों में रुचि हुई और मैं फिर उन आसनों में क्रमशः बढ़ते हुए आसन और प्राणायाम में आगे बढ़ा। जी। जी। स्वामी अनंत भारती जी, ये बताएं, ये जो सारी बातें आ रही हैं, जैसे फारूक साहब का भी सवाल था कि जब करना चाहते हैं तो कई सवाल मन में होते हैं कि सही समय क्या है, कैसे करना है, सावधानी क्या रखनी है। जब कोई भी व्यक्ति योग प्रारंभ करना चाहता है या किसी से सीखना चाहता है, ऐसे में जो योगाचार्य होंगे या जो एक्सपर्ट है जिससे सीखना चाह रहा है वो, उसकी कितनी महत्वपूर्ण भूमिका होगी? आसन करने के लिए या कोई भी योग की क्रिया करने के लिए सबसे पहले आवश्यक है कि वहाँ वायु स्वच्छ हो। पार्क में अगर तेज हवा चल रही है तो वो ठीक नहीं है, और घर यदि बंद है तो वह भी स्थान ठीक नहीं है। खिड़कियाँ सब खुली हुई हैं तो उसके बाद वहाँ किया जा सकता है। सीखने के लिए तो किसी को देखकर ही सीखा जा सकता है। मुख्य रूप से बहुत थोड़े लोग होंगे जो चित्र देख करके भी सीख सकते हैं। वे केवल वही लोग हो सकते हैं जिनका सेल्फ ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा हो। इस दृष्टि से अधिक अच्छा है कि योग गुरु के पास पहुंच करके हम उनसे सरल से सरल आसन सीखें, और धीरे पहले तो अपनी आवश्यकता के अनुसार, यदि कोई रोग है तो, और रोग नहीं है तो सरल से सरल आसन सीखते हुए क्रमशः ऊपर के तल में जाने के लिए जैसे सीढ़ियाँ पार करते हैं वैसे आसनों को प्रारंभ करें। पर ये ध्यान रखें, योग में प्रवेश करने के लिए लोभ मोह क्रोध को छोड़ना है, और क्रोध का मूल तो लोभ मोह है। उसके लिए सदा प्रयत्नशील होना चाहिए, और वो छूट रहा है या नहीं उसके लिए अहिंसा इत्यादि यम है और नियम है। जी। और ये जो लोभ मोह क्रोध है, जिसको मानव का शत्रु भी कहा जाता है, इसको छोड़ने के बाद योग कैसे प्रारंभ करें, ये हम राजेश जी से जानेंगे, योगाचार्य जो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। लेकिन उससे पहले निकी हैं झारखंड से फोन लाइन पर। निकी जी, आपका स्वागत, सवाल पूछिए। जी, मैं वैसे कुछ आसन जानना चाहती हूँ जो हमारे नर्वस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करे, हमारी को पूरी तरह से वो पूरी तरह से काम करे। जी निकी जी, आप हमारा कार्यक्रम देखती रहिए। नर्वस सिस्टम को जो स्ट्रॉन्ग करे वो आसन कौन से होंगे वो भी हम आपको बताएंगे। उससे पहले डॉक्टर शर्मा, एक छोटी सी बात, ये जो सभी बातें अनंत भारती जी ने कही हैं कि जो मानव के शत्रु कहे जाते हैं इसको छोड़ दिया जाए, लेकिन शुरुआती दौर में आजकल के जिस तरह का सभी का स्वभाव है उसको करने में कुछ समय तो अवश्य लगेगा। तो शुरुआती दौर में किस तरह के बदलाव अपने जीवन में करने हैं, अपने व्यक्तित्व में करने हैं जब योग की ओर अग्रसर हो रहे हों? इस विषय में मैं ये कहना चाहूँगा कि योग का अर्थ बहुत ही साधारण शब्दों में अगर मैं आपके साथ बांटूं
तो योग का अर्थ है योग्यता। जीवन के हर कंपार्टमेंट में हमारे अंदर एक योग्यता होनी चाहिए। इट मे बी एन इंडिविजुअल लाइफ, इट मे बी ए डोमेस्टिक लाइफ, और इट मे बी ए सोशल, स्पिरिचुअल और इंटेलेक्चुअल लाइफ। इन एवरी कंपार्टमेंट जब हम स्वयं से जुड़ते हैं तो ये योग्यता हमारे अंदर आती है जी। बिना योग्यता से कुछ हो नहीं सकता है। और जैसे मैंने पहले भी कहा, जिस व्यक्ति को अपने जीवन के साथ मोह नहीं है, जी। जीवन हमें किसी विशेष प्रयोजन से ही तो प्राप्त हुआ है, और उस प्रयोजन की सिद्धि और उसकी पूर्ति करने के लिए ही तो हम यहाँ पर आए हैं। इसलिए हमारा कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन इस प्लैनेट के ऊपर चल रहा है। जो व्यक्ति स्वयं से प्रेम नहीं करता है, जो स्वयं के अस्तित्व को नहीं स्वीकारता है, उसी व्यक्ति के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि, ये जो महर्षि गैरंड ने एक षट शत्रु वर्णन अपने ग्रंथ में किया हुआ है, ये तभी आकर के उसके ऊपर आक्रमण करते हैं। अगर व्यक्ति साधारण होकर के, सहज होकर के, स्वयं के चेतना को जागृत करते हुए, अपने स्वबल को पहचानते हुए, अपनी स्वशक्ति को देखते हुए और अपने आत्म बल को चरमोत्कर्ष के ऊपर बैठा हुआ देखेगा, तो उसको इस तरह की जो भावनाएं हैं या इस तरह के जो बीच बीच में जो विघ्न आते रहते हैं, वो उनको कभी भी उसको हतोत्साहित नहीं कर सकता है जी। इसलिए आवश्यक है कि हम सबसे पहले स्वयं से जुड़ें। स्वयं से जो व्यक्ति जुड़ता है, मैं एक छोटी सी मिसाल देना चाहता हूँ। जिस दिन एक छोटा सा शिशु होता है, 5 या 4 वर्ष का एक बच्चा होता है, जिस दिन उसका जन्मदिन होता है, उस दिन वो कितना आनंदमय होता है, उसके अंदर कितना उल्लास की स्थिति पैदा होती है। वो उस वक्त समय अपने आप को विश्व का सबसे भाग्यवान एक व्यक्ति समझ करके व्यवहार करता है, सबसे हंसता है, मुस्कुराता है, गाता है, नाचता है, सब कुछ है, क्योंकि उस दिन वो अपने से स्वयं के साथ जुड़ गया। इसलिए ये रोज, एवरी मॉर्निंग इज ए न्यू लीज टू लाइफ, राइट, एंड एवरी ब्रेथ इज ए न्यू करंट टू कीप दैट लीज अलाइव। तो अगर हम सुबह ही अपने प्राण के साथ जुड़ जाएं, यस गॉड, यू हैव गिवन मी अ ब्यूटीफुल डे टुडे एंड आई विल डू समथिंग गुड टू द सोसाइटी, गुड टू मी, तो स्वयं से जब जुड़ जाएंगे तो पूरे का पूरा दिन जो है वो हमारा एक उत्साह से भरा हुआ होगा, साहस से भरा हुआ होगा, और ये काम क्रोध के जो ये बीच में जो ये बैरिकेड्स लगते जाते हैं, ये स्वयं ही अपने आप ही हटते जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूँ, साहस और उत्साह और निश्चय और तत्व ज्ञान की जिज्ञासा के हेतु जो कार्य किया जाएगा, वो ही हमारे लिए जो है वो सर्वोत्तम होगा जी। ये तमाम बात सुनकर डॉक्टर शर्मा, ये महसूस हो रहा है कि एक बात जो है बहुत ज़रूरी समझना हम सभी के लिए, कि जीवन को व्यर्थ न जाने दें, इसका उद्देश्य समझें, और हर रोज़ हमें नया जीवन मिलता है जी। तो वो बहुत ज़रूरी है, उसको सेलिब्रेट करना, उसको उत्सव की तरह से। हमारे पास हमारे दर्शकों के बहुत ईमेल्स हैं, हम चाहेंगे कि उनको भी शामिल कर लें। उसके बाद राजेश जी जो योगाचार्य हैं हमारे, उनसे कुछ यौगिक क्रियाएं भी हम समझ लें। अनिल वेद और कला वेद ने हमें ईमेल भेजा है, वो ये जानना चाहते हैं कि क्या योग के माध्यम से वज़न कम किया जा सकता है। और देखिए ऋषि राज हैं, वो ये जानना चाहते हैं क्या हकलाना दूर हो सकता है योग के माध्यम से। शैलेंद्र सिंह है, वो ये कह रहे हैं कि आज के युग में जबकि प्रदूषण बहुत है, वायु प्रदूषण बहुत है, टीबी के मामले भी इतने ज़्यादा होते हैं, तो क्या उसमें भी योग की भूमिका हो सकती है। इसके अलावा आबिद लखानी, वो 79 वर्ष के हैं, उन्होंने लिखा है कि मैं 79 वर्ष का हूँ, ब्लड प्रेशर है मुझे, पहले मैं योग लगातार करता रहा हूँ और मुझे अब थोड़ी सी कठिनाई होने लगी है, सांस वांस चढ़ती है, उन्होंने ये लिखा है। इसके अलावा कई और हमारे दर्शक हैं जो प्रश्न ज़्यादातर इस बात को लेकर पूछ रहे हैं कि क्या इससे तनाव दूर हो सकता है। पूनम शर्मा है, उन्होंने पूछा है कि क्या योग आसनों से एंग्जाइटी को भी दूर किया जा सकता है। ज़्यादातर लोग मोटापा, मानसिक तनाव और वज़न कम करने को लेकर राजेश जी प्रश्न कर रहे हैं। कौन कौन से आसन और प्राणायाम आप हमें दिखाना चाहेंगे। मानसिक तनाव को कम करने के लिए सबसे जो कारगर प्राणायाम है वो गहरे लंबे सांसों का अभ्यास। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें करना क्या आता है, आपको किसी भी सुविधाजनक आसन में आप बैठेंगे, ठीक है, दोनों हथेली ज्ञान मुद्रा में रहेगी। धीरे धीरे आपने
श्वास को बाहर निकालना प्रारंभ करना है। जब श्वास धीरे धीरे बाहर निकल जाए तो आपने पेट को पिचकाना है, नाभि को रीढ़ से लगाने का प्रयास करना है। उसी समय आपने एनएस की मांसपेशियों को ऊपर खींचना है। फिर धीरे धीरे पेट की मांसपेशियों को, एनएस की मांसपेशियों को आपने ढीला छोड़ना है और धीरे धीरे सहज भाव से कंठ तक सांस भरनी है। फिर पुनः जैसे कंठ तक सांस भरती है, पुनः एनएस की मांसपेशियों का खिंचाव ऊपर की ओर करना है। इसी प्रकार आपको गहरे लंबे सांस लेते रहने हैं। मानसिक तनाव को कम करने का रामबाण है ये। यदि 5 से 10 मिनट आप इसका अभ्यास किया करें, ध्यान आपका श्वसन क्रिया पर है। आप ये कह रहे हैं कि कुंभक भी लगाना इसमें आवश्यक है? नहीं, कुंभक नहीं है, उसका कुंभक अभ्यास नहीं है। मात्र, अभ्यास मात्र है। अच्छा, जैसे आपने पेट को पिचकाया, ये अच्छा। उड़ान बंद का अभ्यास होगा इससे। जैसे आपको एनएस को ऊपर खींचा, ये आपका मूल बंद का अभ्यास होगा। अच्छा। जैसे कंठ तक सांस भरा आपने, वो जब कंठ तक सांस भरते तो स्वभाव से जालंधर बंद का अभ्यास हो जाता है। तो तीनों अभ्यास इसमें हो जाते हैं। अच्छा। और ये आपको मानसिक शांति प्रदान करते हैं। एक बार फिर से बता दीजिए क्या क्या करना है, जरा ये बता दीजिए दर्शकों। देखिए, इसमें आपने धीरे धीरे श्वास को पहले बाहर निकालना है। जी। जब श्वास आपका अधिक बाहर निकल जाए तो आपने पेट को पिचकाना है। पिचकाने में शक्ति लगानी पड़े आपको, तो आप लगाइए। कईयों का पेट ज़्यादा होता है, नहीं पिचकता, तो शक्ति लगानी पड़े, लगाइए। श्वास बाहर निकलने के बाद फिर आपको एनएस की मांसपेशी को ऊपर खींचिए उसी समय। फिर आप धीरे धीरे दोनों अंगों की मांसपेशियों को, अर्थात एनएस की मांसपेशियों को और पेट की मांसपेशियों को ढीला छोड़ दें। फिर धीरे धीरे आप गहरा लंबा श्वास भरें, पुनः कंठ तक। जैसे कंठ तक श्वास भरे, पुनः आप एनएस की मांसपेशियों को ऊपर की ओर खींचें। इसी क्रिया को लगातार आप करते रहेंगे। हर बार श्वास के बाहर निकलने पर पेट की मांसपेशियों का अंदर की ओर है, एनएस की मांसपेशियों को ऊपर की ओर खींचना आपने। फिर दोनों को ढीला छोड़ना है। फिर कंठ तक श्वास भरनी है, पुनः कंठ तक श्वास भरने में पुनः एनएस की मांसपेशियों का खिंचाव ऊपर की ओर है। इस प्रयास से आप करेंगे तो आप देखेंगे 10 से 5 मिनट के अभ्यास के बाद ही आपको एक मानसिक शांति प्राप्त होगी। नॉट ओनली मानसिक शक्ति, ये इसलिए होता है कि आपके सारे ये प्राण जो है बाधित होता है पूरे शरीर में विचरण करने के लिए। सारी प्रणालियाँ आपकी सक्रिय हो जाती हैं। नॉट ओनली सक्रिय है बल्कि समन्वय के साथ अपना अपना कार्य करती हैं। आपकी पाचन, निष्कासन, श्वसन, आपकी ग्रंथियां सभी प्रभाव में आती हैं। आपको मानसिक शांति प्राप्त होगी। जी राजेश जी, अब वो लोग जो अभी से शुरुआत करना चाहते हैं, उम्र चाहे मध्य आयु वर्ग माना जाए या कुछ बड़ी उम्र के भी हैं, उन्हें लगता है कि आज से प्रारंभ करना चाहिए, शुरुआती अवस्था में कौन सी क्रियाओं से शुरुआत करें? देखिए, शुरुआती अवस्था में आपको सूक्ष्म यौगिक क्रियाएं करनी चाहिए। जैसे मैं करके दिखाता हूँ आपको। जी। पद्मासन लगने में जो सहायक हैं, और जो आजकल बड़े जोड़ों का दर्द रहता है, टखनों का, एड़ियों का, घुटनों का, उसके लिए क्या क्रियाएं हैं? आप पैरों को लंबाई में फैलाएं, एड़ी पंजे मिलाएंगे, दोनों हथेली घुटनों पर, रीढ़ सीधी। आप पंजों को आगे तानेंगे, कुछ क्षण रुकेंगे। फिर धीरे धीरे पंजों को आप पीछे तानेंगे, कुछ क्षण रुकेंगे। घुटने दबे रहेंगे, हथेली से दबाएं यदि उड़ते हैं। इस प्रकार से आप आगे पीछे, आगे पीछे। फिर आप दाएं बाएं, दाएं बाएं। फिर यहीं से आप क्लॉकवाइज धीरे धीरे, गति धीमी होगी और दायरा बड़ा। देखिए, योगिक क्रियाएं जो हैं अत्यंत धीमी गति से करने की हैं, तभी वो लाभकारी हैं। इसमें कोई जर्की मूवमेंट नहीं होगा, कोई जल्दबाजी नहीं होगी। फिर एंटी क्लॉकवाइज, या आपके एड़ियों का दर्द, टखनों का दर्द, घुटनों का दर्द, इसके लिए रामबाण है ये क्रियाएं। आप नियमित 10 से 15 मिनट का अभ्यास करें, आपको लाभ मिले। उसके बाद फिर आप दाएं पैर को घुटने से मोड़ें, बायां हाथ एड़ी के नीचे, दायां घुटने के नीचे। इस प्रकार बायां पैर आपका सीधा और बाएं पैर का पंजा तना हुआ। फिर आप स्विंग करें। यह आपके कटी प्रदेश के लिए सबसे हार्ड पोर्शन जो होता है शरीर का, उसमें लचीलापन लाता है। इस प्रकार 10 से 15 बार आप स्विंग करके फिर एड़ी को आप रखेंगे नाभिक के बाईं ओर, रीढ़ सीधी, और घुटने को इस प्रकार से स्विंग करेंगे धीरे धीरे। कईयों को बड़ी शक्ति होगी तो आप धीरे धीरे करें, कईयों को पीड़ा की अनुभूति होगी क्योंकि बहुत कुछ लोग बहुत मोटे भी होते हैं। हाँ, उनको तकलीफ होगी तो धीरे धीरे करेंगे, हल्के हल्के हल्के, ताकि वो लूजन होंगी ये मांसपेशियां। पहले दिन तो ये हो नहीं पाएगा। नहीं, पहले दिन से करनी है आपको, ये हल्के हल्के करनी, जितना सहजता से हो सके आप। अच्छा। फिर हथेली रखेंगे ऊपर नीचे ऊपर, इस प्रकार से। क्योंकि आप तो बड़े सहज भाव से कर पा रहे हैं, बहुत से लोग जो नहीं कर पाते नहीं, वो छोड़ देते हैं। मान लो कि अब सपोज मैं यहाँ पे हार्डनेस है तो इतने दबेगा, इतना दबाइए। अच्छा। इतना दबेगा, इतना कोई बात नहीं, जितना हो सके उतना कीजिए, परंतु ये शुरुआत के लिए अत्यंत आवश्यक है। ये जैसे स्वामी जी शुरू में कह रहे थे कि पीड़ा नहीं होनी चाहिए। हाँ, तो देखिए शुरू में तो थोड़ी बहुत पीड़ा होगी, क्योंकि इतना हमारा शरीर सख्त हो चुका है कि थोड़ा सा करने में पीड़ा होगी,
थोड़ा सा भी आप करेंगे तो आपको पीड़ा तो होगी, उतना तो आपको टॉलरेट करना पड़ेगा। मगर धीरे धीरे देखेंगे 5 दिन के अभ्यास के बाद, 10 दिन के बाद वो लूजन हो जाएंगी तो आपको पीड़ा नहीं होगी और आपका पद्मासन लगने लगेगा। लेकिन ऐसे में छोड़े नहीं बीच हाँ, में। छोड़ना नहीं आपने, देखिए छोड़ेंगे तो फिर लाभ नहीं मिलेगा। दूसरा पद्मासन लगाएंगे, जैसे आप जी पद्मासन लगाने की एक विधि होती है, जिसका नहीं लगता पहले इस प्रकार से, फिर यहाँ से उठा के ले आइए, ठीक है, फिर बाएं पैर को मोड़ेंगे थोड़ा, फिर उठा के यहाँ ले आएंगे, ठीक है। अब आप कहेंगे आपको तो इजी लग गया, ठीक है, ये अभ्यास की बात है। जिनका नहीं लगता उनके लिए बताया गया है, जिनका नहीं लगता कोई बात है, आप एक तरफ पर ला के बैठेंगे सुखासन में बैठ ना, एक तरफ लगा लेंगे, ठीक अच्छा, है। एक तरफ। फिर आपको 5 सेकंड में पीड़ा हो रही है, कोई बात नहीं, आप उतार देंगे, दूसरे तरफ लगा देंगे। तो इस प्रकार से अभ्यास से आएगा, अभ्यास नहीं करेंगे तो आप उस तक नहीं पहुंच सकते, ठीक है। फिर दूसरा, आप जैसे आपने कहा मानसिक तनाव के लिए जी। आप अनुलोम विलोम प्राणायाम करें, ठीक है। आपकी ईड़ा और पिंगला दोनों नाड़ियाँ स्वस्थ होती है, ठीक है। बायां स्वर आपका ईड़ा है, ठीक है, दायां आपकी पिंगला है, सूर्य नाड़ी से कहते हैं चंद्र नाड़ी। जब इसका अभ्यास करते हैं आप, तो ये आपको मानसिक तनाव से मुक्ति मिलती है, शांति की प्रधानता होती है। जैसे आप पहले भी करके दिखाया था, ये प्राणायाम मुद्रा होती है। पहले 2 उंगलियों को मोड़ के आप गद्दे वाले भाग से स्पर्श करेंगे, आखिरी की 2 उंगलियों को मिला कर रखेंगे इस प्रकार। अंगूठा नासिका के हार्ट पोर्शन पे और अनामिका नासिका के दूसरे हार्ट पोर्शन पे। आप दोनों नासिकाओं से पहले आप श्वास को धीरे धीरे बाहर निकाल देंगे, फिर दाएं नासिका को बंद रखेंगे और बाएं से धीरे धीरे गहरा लंबा श्वास भरेंगे। अब बाएं को बंद करेंगे, अंगूठे को उठाएंगे, दाएं नासिका से धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालेंगे, पुनः दाएं से श्वास भरेंगे, बाएं से बाहर निकालेंगे। ये एक आवृत्ति हुई। इसी प्रकार कम से कम 5 से 10 आवृत्ति आप डेली करें तो इसको लाभ मिलेगा आपको। जी। और आप जब प्राणायाम कर रहे थे, डॉक्टर GD शर्मा कुछ जोड़ना चाहते हैं इसमें, क्या कहना चाहते हैं आप? मैं और जोड़ना, राजेश जी अपनी प्रक्रियाएं भी अब अपनी क्रियाएं भी जारी रखेंगे। जी बताइए। एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर हमारे एक बहुत ही जिज्ञासु दर्शक ने पूछा है, हकलाने संबंधी। जी 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 जी। मैंने देखा है कि आजकल बहुत सारे बच्चे इस बीमारी के शिकार बन रहे हैं। ये एक तरह का लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स भी है, और मैं आपसे बांटना चाहूँगा कि मैं स्वयं अपने बचपन में इस बीमारी का शिकार रहा हूँ, और 14-15 वर्ष तक मुझे हकलाने की भी समस्या रही है, और कई बार मैंने गूंगे की तरह भी मेरा बिहेवियर रहा है। तो हमें एक औषधि हमारे पिताजी ने दी थी इस हकलाने से छुटकारा पाने के लिए। मैं उस औषधि को इन दर्शकों से बांटना चाहता हूँ। गौमूत्र जी के 2-3 ड्रॉप्स, तुलसी के पत्तों के 2-3 ड्रॉप्स और शहद के 1-2 ड्रॉप्स, इनका एक घोल बना करके हमारी जो लिंगुअल फ्रेनम होती है, अर्थात हमारी जीभा के नीचे के जो दांत हैं, उसके अंदर के भाग को जो एक छोटी नस होती है जो जीभा को नियंत्रण रखती है, उसमें उसका मिसाज करना चाहिए, उसमें मलना चाहिए दिन में 4-5 बार। और दूसरी प्रक्रिया उसके लिए ये करनी होगी कि हम अपनी जीभा को, मैं राजेश जी से आग्रह करूँगा कि मुंह बंद करके अपनी जीभा को अपने चारों तरफ क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं। इससे हमारी जीभा का मूवमेंट जो है वो बढ़ेगा। और तीसरी बात ये करनी है कि हमारी जो जीभा है, जो नीचे के दांत हैं और नीचे का जो होंठ है, नीचे के होंठ के अंदर की तरफ रख करके जी इस प्रकार से उस जीभा को साइड वेज में रोटेट करना है। जी तो ये हकलाने संबंधी प्रॉब्लम, क्योंकि हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स जो हैं वो इतने एक्टिवेट होंगे कि जीभा के छोटे छोटे सेल्स जो हैं, छोटे छोटे पोर्स जो हैं, उनमें एक केमिकल्स प्रोड्यूस करेंगे जिससे कि जीभा के चालन में कोई समस्या पैदा नहीं होगी। जी तीसरी बात, आज हम अपने बच्चों को बड़ा गौरवान्वित हम महसूस अनुभव करते हैं जब उसके हाथ में चॉकलेट पकड़ाते हैं, जब हम उसके सामने ये दूसरे जंक फूड रख देते हैं।
उसके कारण उनके चबाने की शक्ति और जीभा के अंदर जो एक सीक्रेशन पावर होती है, एब्जॉर्ब करने की जो शक्ति होती है, वो समाप्त होने लगती है। इसलिए जो दर्शकों ने पूछा है कि हकलाने के लिए, मैं उनको ये सुझाव देना चाहूँगा कि जिस प्रकार से भुने हुए चने होते हैं या भुने हुए मक्की के दाने होते हैं, वो भी ऐसे बच्चों को या ऐसे लोगों को खिला दिए जाएं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा चबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा उनकी जीभा एक्टिवेट हो और सलाइवरी ग्लैंड्स ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिवेट हो, तो ये हकलाने संबंधी जो समस्या है वो हमारी दूर हो सकती है। और ये जितनी प्रक्रियाएं मैंने एक औषधि के रूप में या जीभा चालन के माध्यम से बतलाई हैं, वो बच्चों में स्मरण शक्ति को भी का वर्धन करने वाली भी क्रियाएं हैं। जी, यहाँ पर एक बात और डॉक्टर साहब, ये जो बात आ रही है, जब भी योग की बात होती है तो बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न उठना है कि क्या हमें अपनी डाइटरी हैबिट्स, अपना खान पान, आहार भी बदलना होगा। बहुत सारे लोग जो नॉन वेजिटेरियन डाइट पर हैं, उन्हें ये लगता है कि शायद ये करना तो हमारे लिए संभव नहीं है। जो ऑफिसर्स को आप ट्रेन करते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी डाइट एक बड़ा फैक्टर रहता है, क्या इस तरह की तब्दीली बहुत ज़रूरी होगी? डाइट का इतना कोई पाबंदी नहीं है। वॉट एवर देयर नॉर्मल डाइट गिवन बाय द यूनिट्स और देयर दिस combat situations, so it is okay for them. So diet has no that much impact on yoga if a person does the regular physical activity in addition to yoga. So it has been we have seen it in our taking the parameters in before and after study. So diet has no that much impact on doing yoga and on their life. यानी अगर कर सकते हैं तो बेहतर है, लेकिन अगर फॉलो करना पॉसिबल नहीं है तो उसी के साथ योग भी करते रहें। Yes, yes, yes. जी, हमारे पास बहुत दर्शकों के लगातार ईमेल्स आ रहे हैं। राजकुमार हेमदेव जो 75 वर्ष के हैं स्वामी जी, उन्होंने लिखा है कि मैंने 20 वर्ष पहले योग करना शुरू किया और अब मुझे महसूस होता है, ऐसा अनुभव होता है कि मेरी अवस्था 45 वर्ष की है। ये इन्होंने लिखा है कि मैं डांस कंपटीशन में भी भाग लेता हूं, मैं अपने आप को इतना ऊर्जावान महसूस करता हूं। आप सब गुणीजन जो यहाँ बैठे हुए हैं, बारी बारी से अब हम ये चाहेंगे, जैसा अनुभव डॉक्टर शर्मा ने बताया, कुछ ऐसे रहस्य, कुछ ऐसे प्राणायाम, कुछ ऐसे योगासन, कुछ ऐसी क्रियाएं चलते चलते आप हमें बता जाइए कि वो कुछ भी ना करें तो कम से कम उतना करें और सब लाभान्वित हों उससे। स्वामी जी, आपसे ही शुरू करते हैं, आप बताएं सबसे पहले कुछ ऐसी क्रिया जिसका लाभ हम सबको खूब मिले। योग की आगे की साधनाओं में तो आहार का बड़ा महत्व है जी, पर आसनों में विशेष उसका महत्व नहीं है। मैंने आसन का एक अनुभव बताया। ज्योतिषियों ने मेरी जन्म कुंडली 2006 तक बनाई थी और एक मेरे प्रिय शिष्य ने मेरी मृत्यु के बारे में भी लिखा था, मेरा स्वभाव जानने के कारण, कि जुलाई 2006 से 29 नवंबर 2006 के बीच में मृत्यु का योग है। किंतु श्रीमद् भागवत में मुझे एक प्राणायाम मिला, मैंने उसका अभ्यास किया। उस प्राणायाम में प्राणवायु को वक्षस्थल में नहीं, यहाँ लाना होता है। कैसे आएगा उसका यदि अनुभव कराना हो तो मैं अभी राजेश जी से करा सकता हूँ। पद्मासन में बैठिए और योग मुद्रा आप श्वास निकाल कर करते हैं, लेकिन श्वास भर करके आप योग मुद्रा में जाइए, पूरी तरह श्वास भर करके। वो सांस रोके रखेंगे इसमें? हाँ जी, ये तो काफी कठिन होगा। ये अनुभव कराने के लिए मैं करा रहा हूँ, उसमें हमें इसकी आवश्यकता नहीं होती। अब आ जाइए ऊपर। आपने शरीर में, शरीर के किसी अंग में कुछ विशेष अनुभव किया? मुख्य रूप से चेहरे पर से क्या? ऊपर की तरफ ऊपर दबाव पड़ रहा हाँ, है। दबाव ज़्यादा पड़ा। इसकी आवश्यकता नहीं है करने की। किसी भी आसन में बैठें, पद्मासन है, सिद्धासन है, वैष्णव परंपरा पद्मासन को मुख्य कहती है, शैव परंपरा सिद्धासन को मुख्य कहती है। अब प्राण को ऊपर ले जाने के लिए तीनों बंधों में उड्डयन बंध विशेष रूप से लगाएं। तो अभी एड़ियों के कारण दबाव था वायु पर, वहाँ उड्डयन बंध के कारण दबाव होगा और उड्डयन बंध से दबाव के कारण वायु ऊपर को आएगी। और ध्यान यहाँ रखेंगे तो यहाँ पर प्राणवायु हमारी पहुँचेगी।
जी। अब एक सीधी बात है कि आपने बहुत बार सुना होगा, पढ़ा होगा कि हार्ट बीटिंग बंद हो गई है, लेकिन ऊपर से व्यक्ति जीवित है, हार्ट बीटिंग चालू की गई है। जी। अब यहाँ जब प्राणवायु ले जाएंगे तो स्वाभाविक है कि वहाँ जो जीवन का केंद्र है उसको ऑक्सीजन अधिक मिलेगा और जी। उससे जीवन दृढ़ होगा। तो ये और बहुत- इसी कारण जी। 2006 के बाद आज मैं 2015 में पूर्ण स्वस्थ हूँ जी। और जी। प्रायः मेरी आयु का लोग अनुमान नहीं लगा पाते हैं कि मेरा 27 का जन्म होगा। तो ये प्राणायाम क्रिया श्रीमद् भागवत में मुझे मिली जी। और मैं इसे मृत्युंजय प्राणायाम कहता हूँ। वहाँ तो इच्छा मृत्यु प्राणायाम कहा है, जी। और इच्छा मृत्यु में भ्रम होता है, इसलिए मैं इसे मृत्युंजय प्राणायाम कहता हूँ। जी, तो बहुत कोई भी सारे- इसकी साधना करके दीर्घजीवी बन सकता है। जी, तो बहुत महत्व है और बहुत योगदान है योग का हमारे जीवन में। योग के बारे में इस जानकारी के बाद टोटल हेल्थ में फिलहाल समय हो गया है सेगमेंट हेल्थ पहेली का। एपिसोड 577 का सवाल था कि क्रोध पर नियंत्रण करने के लिए इनमें से क्या उपयोगी नहीं है। सही जवाब है ऑप्शन बी, नींद की दवाएं उपयोगी नहीं है क्रोध पर नियंत्रण करने के लिए। कौन बने हैं इस पहेली के लकी विजेता, ये भी आपको जरूर बताएंगे। उससे पहले देखते हैं क्या सवाल है आज की हेल्थ पहेली में। आपको बताना है कि योग क्या है। ऑप्शन ए, केवल शारीरिक व्यायाम, ऑप्शन बी, केवल ध्यान, या फिर ऑप्शन सी, शरीर और मन को संयुक्त कर चेतना की अवस्था प्राप्त करना। आप अपने जवाब हमें 2 हफ्तों तक भेज सकते हैं। हमारा पता है टोटल हेल्थ, डीडी न्यूज, रूम नंबर 505, टावर बी, दूरदर्शन भवन, मंडी हाउस, कोपरनिकस मार्ग, न्यू दिल्ली 110001, या ईमेल कर सकते हैं totalhealth@gmail.com पर। तो आप भी इस पहेली का सही जवाब भेजकर शामिल हो सकते हैं हमारे हेल्थ क्विज कॉन्टेस्ट में। कौन बने हैं एपिसोड 577 के लकी विनर, ये बताने के लिए हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं डॉक्टर मंटू साहा से, जिनके सामने वो सारी करेक्ट एंट्रीज मौजूद हैं जो आप लोगों से हमें मिली हैं। डॉक्टर साहा, इन करेक्ट एंट्रीज में से आज के एक लकी विनर कौन है, आप हमारे व्यूअर्स को बताएं। Lucky winners is Nisha Jangra, जी, daughter of Sri Rajinder Singh, house number 684, sector 13, Hisar, Haryana, pin 125001. जी, तो बहुत बहुत मुबारक हो, आप बन गए हैं 577 एपिसोड की लकी विनर। और साथ ही आज के कार्यक्रम में जो हमारे साथ सारे विशेषज्ञ मौजूद थे, हम उनका धन्यवाद देना चाहेंगे। डॉक्टर शर्मा, डॉक्टर साहा, स्वामी अनंत भारती जी और राजेश कुमार जी, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी है। तो योग पर आज हमने बातचीत की है और योग की विशेषताएं जानी है। तो आज से आप भी ये प्रण लें कि करें योग और रहें निरोग। अक्सर बहुत से लोग योग इसलिए भी करते हैं, उनको लगता है कि इसको करने से मानो जैसे कोई चमत्कार सा हो जाएगा, रोग का चला जाना या रोग का प्रभाव कम हो जाना और स्वस्थ रहना, ये किसी चमत्कार से भला कम कहाँ है। तो योग करते रहिए, स्वस्थ रहिए, रोगों से दूर रहिए, ये बहुत आवश्यक है। अगले सप्ताह जब मैं और किरण लौटेंगे टोटल हेल्थ में, तो उस दिन हम सब जानते हैं कि विश्व योग दिवस है। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।